2024 लोकसभा चुनाव की तारीख पर आया बड़ा अपडेट। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 का बज चुका है बिगुल। लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में होंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आए बड़े अपडेट की, जिससे सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। 16 मार्च का दिन कई मायनों में काफी खास होने वाला है। इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। 16 मार्च को चुनाव आयोग की बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभा के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये मीडिया के साथ ईसी की ब्रीफिंग जो है वो दोपहर 3 बजे होगी। इसे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला। आयोग के तीनों अधिकारियों ने शुक्रवार को ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर बड़ी बैठक की थी। नए चुनाव आयुक्त करेंगे तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की बैठक में हुए बड़े खुलासे। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। राजनीतिक दलों को लेकर भी ईसी ने किया है बड़ा ऐलान। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 की रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% का इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशियो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुआ था। चौथे दिन 23 मई को रिजल्ट आ गया था और इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी 5 मार्च को की गई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार भी रिजल्ट चौथे दिन यानी 16 मई को आए थे। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और इसकी व्यवस्था कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में किया जा सकता है। इससे पहले गुरुवार को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद यहां पर 15 मार्च को इन लोगों ने पदभार संभाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने शुक्रवार सुबह दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत किया। दोनों के पदभार संभालने के बाद यहां पर 14 मार्च को 11 बजे के आसपास चुनाव आयोग की एक अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और इस दौरान दोनों चुनाव आयुक्तों ने सीईसी के साथ चुनाव कार्यक्रम को लेकर एक निर्णायक मंथन भी किया है। सर्वे में बीजेपी को बड़ी जीत का अनुमान। एनडीए और इंडिया में होगा मुकाबला। पिछली बार 7 चरणों में हुए थे चुनाव। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच देश का मिजाज समझने के मूड ऑफ द नेशन को लेकर यहां पर एक सर्वे किया गया। सर्वे में सामने आया था कि 2024 में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है और सर्वे के मुताबिक 543 में से एनडीए को 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक के खाते में सिर्फ 166 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 42 सीटें भी मिल सकती हैं। इनमें से बीजेपी अकेले अपने दम पर 304 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 71 और दूसरे के खाते में यहाँ पर जो अन्य के खाते में 168 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडी गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियां हैं, जबकि एनडीए में करीब 40 पार्टियां हैं। एनडीए के पास इस समय 350 से ज्यादा सांसद हैं, जबकि इंडी गठबंधन के पास करीब 150 सांसद हैं। हालांकि कई राज्यों में इंडी गठबंधन को झटका भी लग चुका है, क्योंकि वहां की पार्टियों ने अकेले ही अपने दम पर या अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा जरूर है, लेकिन
पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और कई राज्यों में तो यहां पर सीटों को लेकर अभी तक मतभेद बना हुआ है। 2019 में लोकसभा चुनाव जो था वो 7 चरणों में करवाया गया था और पिछली बार 10 मार्च को ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया था। पहले चरण की वोटिंग जो थी वो 11 अप्रैल और आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी। नतीजे जो थे वो 23 मई को आए थे। उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ ज्यादा वोटर्स थे, जिनमें से 67% ने वोट डाला था और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें अकेले जीती थी, जबकि 2019 में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एनडीए ने 353 सीटें हासिल की थी। बीजेपी को 37.7% से ज्यादा वोट मिला था, जबकि एनडीए ने 45% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस 52 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन 2024 का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। तो क्यों खास है इस बार का चुनाव, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन है नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू। उत्तराखंड के पदों से मुख्य सचिव पद तक महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले डॉक्टर एस संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। डॉक्टर संधू ने उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ की प्रगति रिपोर्ट भी पीएमओ जो था वो सीधे डॉक्टर संधू से ही लेता था। उत्तराखंड में मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दे चुके डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त बनाए जाने से देवभूमि की अहमियत और बढ़ गई है। पंजाब में जन्मे संधू उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं और देवभूमि से उनका गहरा नाता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर रहते हुए डॉक्टर संधू ने प्रदेश में 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने में खास भूमिका निभाई। केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने में डॉक्टर संधू की सबसे बड़ी भूमिका रही। डॉक्टर एस संधू भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 के बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1963 को हुआ था और डॉक्टर संधू ने पंजाब से ही MBBS मेडिसिन के साथ ही MA और LLB की डिग्री भी हासिल की है। डॉक्टर एस संधू ने उत्तराखंड में यहाँ पर विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद वो इसी साल फरवरी में लोक आयुक्त के सचिव पद पर भी नियुक्त किए गए थे। उत्तराखंड में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद डॉक्टर संधू साल 2019 में केंद्र में यहां पर प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे, जहां उन्होंने अक्टूबर 2019 में NHAI के अध्यक्ष के रूप में भी पदभार संभाला। NHAI के अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर संधू ने सड़कों का निर्माण और इससे जुड़े सभी विवादों का निपटारा करने में खास भूमिका निभाई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर संधू के NHAI में किए गए कार्यों को लेकर उनकी काफी तारीफ की थी। जुलाई 2021 में डॉक्टर संधू ने धामी सरकार में मुख्य सचिव का पद भी संभाला था। वो 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए थे और रिटायर होने के बाद उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें लोकपाल कार्यालय में सचिव पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर संधू ने IAS अधिकारी के रूप में शुरुआती दौर में 9 सालों तक उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद वो 2 बार इंटर स्टेट डेपुटेशन पर पंजाब भी गए। पहली बार 1997 से लेकर 2002 और उसके बाद साल 2007 से लेकर साल 2012 तक पंजाब में डेपुटेशन पर रहे। अब इनके नेतृत्व में ही 2024 का महापर्व यानी आम चुनाव होने जा रहा है। लोकतंत्र पर हो रहा हमला आम चुनाव में होगा निर्णायक। लोकसभा के रण से पहले विपक्ष का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव भारत के भविष्य के लिए बेहद खास हैं। आप सभी जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर सत्तारूढ़ दल लगातार हमले कर रहा है, इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हराना अब जरूरी हो गया है। मोदी की गारंटी नारे पर टिप्पणी करते हुए डी राजा ने कहा है कि ये सिर्फ एक नारा है जिसे सिर्फ चुनावी फायदे के लिए तैयार किया गया। ये सिर्फ एक खोखली बयानबाजी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। डी राजा अकेले नहीं है, विपक्ष के कई नेताओं का यही कहना है। इधर बीजेपी सिर्फ चुनावों के लिए इस तरह के नारे का इस्तेमाल करती है, तो वहीं पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें, तो वहीं बीजेपी के लिए 370 प्लस सीटों का लक्ष्य जो है उसका टारगेट फिक्स कर दिया है। और उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग उनके विरोधियों को फिर से केवल विपक्षी बेंच तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि वो और अधिक ऊंचाई हासिल कर सकते हैं और जल्द ही केवल सदन की
सार्वजनिक देरगांव में ही देखे जाएंगे। बीजेपी का चुनावी अभियान का चेहरा होने के अलावा इस गठबंधन में मोदी का टच भी है, जिसमें जीत के बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ने अतीत को पीछे छोड़ते हुए उन साझेदारों को भी अपने साथ ले लिया है जिन्होंने अतीत में उनके साथ व्यक्तिगत दुर्व्यवहार भी किया था, वो उसे भूल चुके हैं। मामला जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार का है, जो 2015 में खासतौर पर पीएम मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से नाराज थे और बीजेपी से अलग हो गए थे। हालांकि बाद में वो एनडीए में लौटे, लेकिन दोबारा बाहर निकलने के बाद वो फिर से बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गए। हाल ही में नवंबर में नीतीश ने वन मैन शो होने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की थी और सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के प्रति नीतीश का ताजा यूटर्न तब आया जब मोदी ने उन्हें एनडीए में शामिल होने के लिए यहां पर एक बड़ा ऑफर दिया और इसका बीड़ा उठाया। मोदी की यही रणनीति इंडी गठबंधन पर भारी पड़ गई है, जिससे साफ है कि बीजेपी एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।